वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिव। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनलिज्म के बारे में। खासकर इंडिया में जो रीजनलिज्म यानी कि क्षेत्रवाद हम देखते हैं, इसके बारे में डिटेल में इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्लास है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और साथ साथ आप लोगों ने जो भी पहले टॉपिक्स पढ़ी है उन सारे टॉपिक्स को क्लैरिफाई करने में आपको मदद करेगा। जैसे आप लोगों ने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पढ़ी है, वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं और बाद में जो एथनिसिटी पढ़ेंगे, इनमें से भी बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर कवर हो रहे हैं। इस वजह से मैंने इस क्लास को थोड़ा डिटेल में किया है, बहुत सारे एग्जाम्पल के द्वारा रीजनलिज्म को समझाने की कोशिश की है। इस वजह से इस क्लास को आप लोग पूरी तरीके से देखना, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो पहले ये जान लेते हैं कि आज के क्लास में हम बेसिकली कौन सी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। हम पहले देखेंगे कि रीजनलिज्म बेसिकली होता क्या है, फिर देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजनलिज्म। इंडिया में रीजनलिज्म के बारे में जानेंगे, इंडिया में किस तरीके का रीजनलिज्म देखा जाता है और यहाँ पर चीज़ों को हम स्टेप्स के हिसाब से समझेंगे, यानी कि अलग अलग स्टेप्स में धीरे धीरे किस तरीके से हमारा जो इंडिया में रीजनलिज्म है ये धीरे धीरे फैला है, ये किस तरीके से अलग अलग स्टेट्स का फॉर्मेशन का कारण बना है, ये सारे चीज़ें देखेंगे। ये जो पोर्शन है इस पोर्शन से ही आप लोगों को ज़्यादातर चीज़ें मिलने वाली है। फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया। इंडिया में किस किस अलग अलग तरीके का रीजनलिज्म हम देखते हैं ये जानेंगे और आखिर में देखेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ रीजनलिज्म, यानी कि हमारा सोसाइटी में या फिर कंट्री में हम किस तरीके का रीजनलिज्म का इम्पैक्ट देखते हैं। ये सारे चीज़ों के बारे में आज यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। इस चैनल पे आपको बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट है, आप लोग प्लेलिस्ट से स्टडी कर सकते हो, आपको चीज़ें ढूंढने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए आज का ये क्लास हम शुरू करते हैं। रीजनलिज्म यानी कि क्षेत्रवाद जो है ये किसी एक स्पेसिफिक रीजन यानी कि क्षेत्र को लेकर होता है। किसी भी एक जियोग्राफिकल रीजन जिसको लेकर लोगों का एक अलग तरीके का एक्सप्रेशन होता है, उनका इसके लिए इस रीजन के लिए एक अलग तरीके का लगाव होता है। यहाँ पर लोग बेसिकली अपनी आइडेंटिटी और कुछ पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए ये रीजनलिज्म का सहारा लेते हैं। यानी कि रीजनलिज्म जहाँ पर एक पॉलिटिक्स की जाती है एक पर्टिकुलर रीजन को लेकर। यहाँ पर जियोग्राफिकल रीजन में अलग तरीके का लैंग्वेज हो सकता है, अलग तरीके का एक स्पेसिफिक कल्चर हो सकती है। इन सारे चीज़ों को लेकर हमारा एक एरिया को लेकर हमें रीजनलिज्म देख सकते हैं। हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बारे में। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और रीजनलिज्म ये दोनों लगभग आसपास ही चलती है, लेकिन जब हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो किसी एक पार्टिकुलर आइडेंटिटी को लेकर लोग सचेतन होते हैं और उसके लिए पॉलिटिकल चीज़ें करते हैं। लेकिन यहाँ पर रीजनलिज्म यानी कि एक जगह को पार्टिकुलर एरिया को लेकर एक जियोग्राफिकल रीजन को लेकर लोग कॉन्शियस होते हैं और अपनी आइडेंटिटी को बचाए रखने के लिए और कुछ पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए ये रीजनलिज्म हम बेसिकली देखते हैं। रीजनलिज्म को हम पॉजिटिव सेंस में भी देख सकते हैं और साथ साथ नेगेटिव सेंस में भी देख सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव सेंस की बात करें तो ये जो रीजनलिज्म है ये लोगों के बीच में एक ब्रदरहुड का सेंस डेवलप करते हैं, यानी कि एक भाईचारे का सेंस डेवलप करता है, ताकि वो सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर रहे और कोई एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए सभी एक साथ एकजुट होकर लड़े। ये लोगों के बीच में वेलफेयर को प्रमोट करता है और साथ साथ उनके जो लोग हैं, वहाँ के जो स्टेट के जो लोग हैं, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। अब अगर हम नेगेटिव सेंस की बात करें, नेगेटिव सेंस में हम देखते हैं कि ये जो रीजनलिज्म है, इस रीजनलिज्म के वजह से लोगों के बीच में एक एक्सेसिव अटैचमेंट बन जाता है। वो अपने पार्टिकुलर रीजन को लेकर कुछ ज़्यादा ही अटैच हो जाते हैं, बाकी जो आसपास के रीजन है उसको वो लोग कंसिडर ही नहीं करते हैं। इस वजह से ये हमारी यूनिटी के लिए एक थ्रेट बन जाता है। हमारा जो कंट्री का यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है इसके लिए भी एक थ्रेड बन जाता है।
यहाँ पर जब हम इंडिया में रीजनलिज्म की बात करते हैं तो ज़्यादातर रीजनलिज्म को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखा जाता है। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजनलिज्म। रीजनलिज्म के बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है रीजनलिज्म इज ए साइकिक फेनोमेना, यानी कि ये एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना है। यहाँ पर जो लोग हैं उन लोगों के बीच में एक अपना सेंस ऑफ अटैचमेंट रहता है। वहाँ के जो रीजियन के जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली अटैच होते हैं, अपने कल्चर के साथ, अपने लैंग्वेज के साथ और अपने रीजियन के साथ। यहाँ पर ग्रुप आइडेंटिटी को बनाए रखा जाता है, यानी कि वहाँ पर लोग अपने ग्रुप में इकट्ठा रहते हैं। उस जो रीजियन है वहाँ के जो भी लोग हैं वो एक ग्रुप आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। उनके बीच में, उस रीजियन के लोगों के बीच में एक एक्सेसिव टाइप ऑफ लॉयल्टी भी हम देखते हैं जो रीजनलिज्म को और ज़्यादा बढ़ावा देता है। यहाँ पर जो भी रीजनलिज्म है, रीजनलिज्म के एक पार्टिकुलर रीजियन के जो लोग हैं वो अपने रीजियन को अलावा बाकी लोगों के इंटरेस्ट को कंसीडर ही नहीं करते हैं। वो अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं और खुद के रीजियन को ही बेहतर मानते हैं और इसको ही आगे बढ़ाने की बातें करते हैं। यहाँ पर जो बाकी के रीजियन के लोग हैं उनका क्या बेनिफिट है, उनको क्या दिक्कत हो रही है, उनका क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें कभी भी कंसीडर की ही नहीं जाती। यहाँ पर सिर्फ एक पार्टिकुलर रीजियन के ऊपर ही जोर दिया जाता है। इस वजह से हम रीजनलिज्म को बहुत टाइम नेगेटिव साइड में भी देखते हैं, जहाँ पर नेगेटिव टर्म की तरह देखते हैं, जिसके वजह से क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है और लोग, एक रीजन के लोग बाकी सारे जगहों से अलग होकर अपने कुछ डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को बजाय रखने के लिए कुछ मूवमेंट्स करते हैं। जब अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में हम बहुत सारे अलग अलग तरीके का रीजियंस की बात कर सकते हैं, यानी कि रीजियंस का जो क्रिएशन है इंडिया में बहुत अलग अलग तरीके से हुई है। सोशल साइंटिस्ट ने बेसिकली 4 तरीके का रीजियन की बात की है इंडिया में। इन सारे रीजियन को लेकर ही खासकर हमारा रीजनलिज्म डेवलप होता है। यहाँ पर जो रीजियन है इंडिया में हम खासकर 4 तरीके का देखते हैं। एक है हिस्टोरिकल रीजियन। हिस्टोरिक रीजियन यानी कि यहाँ पर एक कॉमन सेक्रेट सिंबल होगा, कुछ माइथ्स होगा, किसी एक जगह को लेकर, पास्ट में किसी तरीके का घटना घटी है उस जगह पर, इसको कहा जाता है हिस्टोरिक रीजियन। जैसे हम राम मंदिर को लेकर जिस तरीके का चीज़ें देखे हैं, अभी तक जो भी चीज़ें देखा गया है अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर, ये बेसिकली एक हिस्टोरिक रीजियन का ही पार्ट है। यहाँ पर हिस्टोरिकल टाइम पीरियड पे वहाँ पर किस तरीके का चीज़ें, घटनाएं घटी है, उसके फलस्वरूप हम ये सारे चीज़ें देखते हैं। फिर है हमारा लिंग्विस्टिक रीजियन। यहाँ पर लोग जब एक कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं, इसके हिसाब से लोग एक रीजियन को तैयार करते हैं, इसके हिसाब से लोग कुछ डिमांड भी करते हैं। जैसे हम तेलंगाना का स्टेट का फॉर्मेशन देख सकते हैं, तमिलनाडु का फॉर्मेशन देख सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम रीजियन भी देख सकते हैं जो अपने डिमांड को सामने रखते हैं। फिर है कल्चरल रीजियन। कल्चरल रीजियन यानी कि जहाँ पर एक तरीके का कल्चर होगा, यहाँ पर लैंग्वेज अलग अलग हो सकते हैं लेकिन कल्चर लगभग सेम होगा, उस रीजियन को कहा जाता है कल्चरल रीजियन। फिर है स्ट्रक्चरल रीजियन। यहाँ पर स्ट्रक्चर के बेसिस पे, वहाँ पर स्ट्रक्चर सेम तरीके का है, इस तरीके के हिसाब से हम देखते हैं स्ट्रक्चरल रीजियन। वहाँ पर कास्ट रैंकिंग, कम्युनिटी स्टेटस, ये सारे चीज़ें एक जैसे ही होंगे। यहाँ पर स्ट्रक्चरल रीजियन जब हम बात करते हैं तो जब पहले हमारा द्राविडियन मूवमेंट हुआ था साउथ इंडिया में, वहाँ पर बेसिकली एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को लेकर बात की गई थी, वहाँ पर स्ट्रक्चरल रीजियन की बात की गई थी। अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया। इंडिया में जो रीजनलिज्म का डेवलपमेंट हुआ है वो अलग अलग फेजेस में हुई है।
ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पीरियड पे हम जिस तरीके का रीजनलिज्म देखते हैं पहले के टाइम पे भी वही था। ये धीरे धीरे चेंज हुआ है और ये चेंज को ही हमें समझना है, क्योंकि ये पोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। साथ साथ आपका बुक में जो भी अलग अलग डाइवर्स तरीके का टॉपिक्स है इनमें भी आप लोगों को एग्जाम्पल मिलेंगे, साथ साथ उनको भी समझने में ये पोर्शन आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इस वजह से इस पोर्शन को थोड़ा ध्यान से आप लोग स्टडी ज़रूर करना। यहाँ पर जब हम रीजियनलिज्म की बात करते हैं इंडिया में, तो हम इसको बेसिकली 5 हिस्सों में थोड़ा बांटकर देख सकते हैं। ऐसे कोई नहीं है कि सोशल साइंटिस्ट ने इसी तरीके से डिवाइड नहीं किया है, लेकिन हम समझने के लिए इसको 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है ओरिजिन इन कॉलोनियल इरा, फिर है मूवमेंट्स इन साउदर्न इंडिया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी, इंसर्जेंसीज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया और मेजर चेंजेस इन द 21st सेंचुरी। पहले देखते हैं ओरिजिन इन कॉलोनियल एरिया। कॉलोनियल टाइम पीरियड पे हम रीजनलिज्म का किस तरीके से ओरिजिन देखते हैं। जब ब्रिटिशर्स इंडिया को रूल कर रहे थे, उनका खुद का कुछ पॉलिसीज था। वो लोगों ने इस तरीके से पॉलिसीज को तैयार किए थे कि हर जगह, इंडिया के हर जगह को एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा था। यहाँ पर अलग अलग जगहों के लिए पॉलिसीज अलग थी। यहाँ पर लोगों को बीच में लोगों को बांटा जा रहा था। लोगों को डिफरेंशियल एटीट्यूड और ट्रीटमेंट के बेसिस पे ब्रिटिशर्स अलग कर रहे थे। जैसे हमारा प्रिंसली स्टेट्स और प्रेसिडेंसीज जो थे, इनको अलग तरीके का ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। ट्राइबल एरियाज को अलग तरीके का ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। यहाँ पर कॉलोनियल टाइम पीरियड पे ही हम ये सारे रीजनलिज्म का डिवीजन बेसिकली देखते हैं। फिर धीरे धीरे जो भी स्टेट्स है या फिर जो भी एरियाज है, जो भी लोगों को डिफरेंशियली ट्रीट किया गया है, वो सारे रीजियंस अपने अपने हिसाब से एक टेंडेंसी डेवलप करते हैं कि वो बाकी जगहों से अलग है और साथ साथ उनको अलग तरीके का हक मिलना चाहिए। इस वजह से हम धीरे धीरे इंडिया में रीजनलिज्म का जन्म देखते हैं। ये जो ब्रिटिशर्स थे, ये बेसिकली अपना इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए ये रीजियंस को अलग अलग ट्रीटमेंट दे रहे थे, क्योंकि उनका बेसिक काम था कि इंडिया का जो वेल्थ है इसको एक्सप्लॉयट करना। इस वजह से वो लोग अलग अलग जगहों को अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट दे रहे थे। यहाँ पर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, हम देख सकते हैं, रीजनल इम्बैलेंस देख सकते हैं, ये ब्रिटिशर्स के द्वारा। इस वजह से ब्रिटिशर्स का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड पे हमारा इंडिया में रीजनलिज्म बहुत अलग तरीके से बढ़ावा दिखाई दे रहा था। फिर आता है हमारा मूवमेंट्स इन साउदर्न इंडिया। जब ब्रिटिशर्स इतने सारे एक्सप्लॉयटेशन दिखा रहे थे, लेकिन साथ साथ इंडिया में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो था कास्ट का प्रॉब्लम। कास्ट को लेकर इंडिया में हर जगह पर कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही थी। इसी तरीके का हम एक मूवमेंट स्टार्ट होते हुए देखते हैं साउथ इंडिया में, जहां पर हम द्राविडियन मूवमेंट देखते हैं, जिसको हम नॉन ब्राह्मीण मूवमेंट भी कहते हैं। वहाँ पर बेसिकली द्राविडियन मूवमेंट में जो भी नॉन ब्राह्मिन्स है, उन लोगों ने मिलकर मूवमेंट की थी। ब्राह्मिन्स के जो भी तौर तरीके हैं वो उनको पसंद नहीं थे। ब्राह्मिन्स जिस तरीके से लोगों को ट्रीट करते थे, उनके जो लॉस थे, उन सारे लॉस को हटाने के लिए ये मूवमेंट बेसिकली था। यहाँ पर बेसिकली जो द्राविडियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, द्राविडियन लैंग्वेज यानी कि जो तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, ये सारे जो लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, ये सारे लोग इकट्ठा आकर ये मूवमेंट किए थे। और इसी चीज़ से हम देखते हैं इंडिया में एक सेपरेट और इंडिपेंडेंट स्टेट का तैयारी होती है, जो है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो स्टेट है वो तैयार हुआ था ये बेसिकली द्राविडियन मूवमेंट से। यहाँ से ही हम इंडिया का जो रीजनलिज्म है उसको ज़्यादा बढ़ावा देखते हैं। फिर हम देखते हैं 1950s और 60s में इंडिया में बहुत सारे और भी वायोलेंट मोबिलाइजेशन होते हैं जो सेपरेट स्टेटहुड को डिमांड कर रहे थे। इसी तरीके से एक हम स्टेट देख सकते हैं जो आंध्र प्रदेश का स्टेट है, वो 1954 में तैयार हुआ था इसी तरीके का रिवॉल्यूशन के वजह से। यहाँ पर इसी रिवॉल्यूशन, लैंग्वेज के बेसिस पे रिवॉल्यूशन के वजह से इंडिया में हम आंध्र प्रदेश स्टेट का भी तैयारी देखते हैं। और इसी की वजह से यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स को अपना अलग स्टेटहुड मिलने के वजह से बाकी जो रीजियंस है वो भी चाह रही थी कि अपना एक अलग स्टेट मिले।
यहाँ पर सिर्फ इस वजह से नहीं सब कुछ हुआ था कि लैंग्वेज बेसिस पे अलग अलग मूवमेंट के वजह से सिर्फ नहीं हो रहा था। इसका जो बेस रखा गया था, इसका बेस रखा गया था कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस ने पहले जब लोगों को इकट्ठा करना स्टार्ट किया नेशनल मूवमेंट के लिए, तब उनको बोला गया था, हर रीजन को बोला गया था कि आप लोगों को लैंग्वेज के बेसिस पे हम स्टेट डिवाइड करके दे देंगे। लेकिन उस टाइम पीरियड पे इंडिया में इतने सारे लैंग्वेजेस हैं, इनको कंसीडर ही नहीं किया गया था। जब ये बातें बताई गई थी तो लोग नेशनल मूवमेंट के टाइम पे भी यही सोच रहे थे कि उनको एक सेपरेट स्टेट मिलेगा। फिर धीरे धीरे ये जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज के बेसिस पे, इसको लोगों ने एक डिमांड की तरह लिया था और लोग मूवमेंट्स करने लगे थे। फिर हम देखते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी। अब यहाँ पर अब तक हमने देखा है कि इंडिया में बहुत सारे अलग अलग मूवमेंट्स हो रहे थे लैंग्वेज के बेसिस पे, स्टेट को डिमांड को लेकर। बहुत सारे लैंग्वेज के बेसिस पे था, बहुत सारे कल्चर के बेसिस पे था, बहुत सारे जगह अलग अलग एथनिसिटी के हिसाब से भी अपना स्टेटहुड का डिमांड कर रहे थे। तब इंडिया में एक अलग तरीके का एक और कमेटी की ज़रूरत थी, एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी जो ये सारे चीज़ों को कंट्रोल करेगा। ये जो सेपरेट स्टेट्स का डिमांड है इसको अच्छी तरीके से एनालाइज करेगा। तभी हम देखते हैं कि इंडिया में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी तैयार होती है, जो इंडिया के स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करेंगी कि इंडिया में किस तरीके का स्टेट्स होंगे, कहाँ पर कौन सी स्टेट को हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे। इसके लिए एक कमेटी तैयार हुआ था। इसको हेड किया था फैजल आली ने। ये जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी है, इसने रिकमेंड की थी कि इंडिया का जो स्टेट्स है इसको लैंग्वेज के लाइन पे डिवाइड किया जाए, ताकि जो रीजनलिस्ट टेंडेंसीज है ये थोड़ी बहुत कम हो और लोग इंडिया में जो सेपरेशन का डिमांड है ये थोड़ा हम कम देख सकें। यहाँ पर इंडिया में इस स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से ही इंडिया में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, जो 1956 में आया था, जो इंडिया को लिंग्विस्टिक लाइन के बेसिस पे इंडिया में स्टेट्स को डिवाइड कर दी थी। अब किस्सा तो यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है कि लोगों को जो लैंग्वेज के बेसिस पे जो सेपरेट स्टेट्स बना दी, लेकिन इंडिया में जो लैंग्वेज बोला जाता है वहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेजेस है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 780 ऐसे लैंग्वेज है जो ज़्यादा बोले जाते हैं इंडिया में। साथ साथ इंडिया में जो रिकॉग्निशन दी गई है, सिर्फ 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्निशन दी गई है। लेकिन इंडिया में इतना डाइवर्स लैंग्वेज होने के वजह से लोगों के बीच में मतभेद और ज़्यादा बढ़ने लगे। खासकर जब हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये सिनारियो बहुत अलग हो गया था, क्योंकि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में बहुत सारे ट्राइब्स थे जिनका कल्चर अलग है, जिनका लैंग्वेज अलग है, जिनका रहन सहन पूरी तरीके से अलग है। इस वजह से वहाँ पर हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स ज़्यादा देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे इंसर्जेंसीज भी हम देख सकते हैं सेपरेट स्टेटहुड के लिए नॉर्थ ईस्ट में हम देखते हैं। यहाँ पर यही सारी इंसर्जेंसीज और प्रॉब्लम्स और मूवमेंट के हिसाब से वजह से इंडियन जो यूनियन गवर्नमेंट है ये एक एक्ट तैयार करती है, जिस एक्ट का नाम है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971। 1971 में ये एक्ट तैयार की गई थी और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है इसको वापस से रीऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ पर पहले जो यूनियन टेरिटोरीज थी मणिपुर और त्रिपुरा, इसको स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया था और साथ साथ जो सब स्टेट था मेघालय, जो आसाम के अंडर में आता था, इसको भी एक सेपरेट स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया था। इस वजह से हम वहाँ पर जो मूवमेंट हो रहे थे नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पर इन सारे मूवमेंट्स के वजह से ये सारे स्टेट्स का फॉर्मेशन हम देखते हैं। साथ साथ हमारा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश जो पहले ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स थी वो यूनियन टेरिटोरीज बन गई थी और बाद में
1986 में जाकर इनको भी स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया था। इस वजह से नॉर्थ ईस्ट में हम छोटे छोटे टुकड़े देखते हैं, छोटे छोटे स्टेट्स देखते हैं, क्योंकि यहाँ का जो कल्चर है वो अलग है, यहाँ के जो ट्राइब्स है वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, यहाँ का कल्चर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके का है। और आज भी हम नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे स्टेट्स के डिमांड आज भी उठ रही है। जैसे त्रिपुरा में तिप्रालैंड का एक बात हो रही है, आसाम में हम बोरोलैंड की बात करते हैं। इस तरीके का मूवमेंट हम नॉर्थ ईस्ट में आज भी देख रहे हैं कि उनको एक सेपरेट स्टेट्स बना दी जाए। अब देखते हैं मेजर चेंजेस इन द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में यानी कि आजकल के टाइम पीरियड पे किस तरीके का बदलाव हमने देखी है, ये सारे रीजनलिज्म को लेकर। इंडिया का जो रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट है ये कभी भी ख़त्म नहीं हुआ है और आगे भी ये चलता ही जाएगा, क्योंकि हर किसी का अपना अपना डिमांड होता है। यहाँ पर 2000 में हमारा जो ये मूवमेंट्स है ये थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है स्टेट्स को लेकर। सेपरेट स्टेट्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मूवमेंट हम देखते हैं, जहाँ पर अलग अलग रीजियन को, जो भी डिप्राइव्ड रीजियन के लोग हैं वो सारे लोग अपना डिमांड रखने के लिए बातें कर रहे थे, उनको डिफरेंशियल ट्रीटमेंट किया जा रहा था। इस वजह से हर जगह से स्टेट अलग अलग स्टेट बनाने के लिए ये सारे मूवमेंट्स हो रहे थे। यहाँ पर इसी मूवमेंट्स के वजह से हम इंडिया में और भी स्टेट्स की फॉर्मेशन देखते हैं। यहाँ पर खासकर 3 स्टेट्स, जहाँ पर मध्य प्रदेश से निकलकर छत्तीसगढ़ तैयार हुआ था, फिर बिहार से तैयार हुआ था झारखंड, और उत्तर प्रदेश से तैयार हुआ था उत्तराखंड। ये सारे स्टेट्स को रिकॉग्निशन दी गई थी। और बाद में हम 2014 में हम देखते हैं तेलंगाना स्टेट्स का डिवीजन, जहां पर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को तोड़ा गया था लिंग्विस्टिक लाइंस के बेसिस पे। इस वजह से 21st सेंचुरी में भी हम इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखते हैं। और साथ साथ आज भी इंडिया में बहुत सारे और भी मूवमेंट्स चल रहे हैं, जहां पर अलग अलग स्टेट्स के डिमांड के लिए लोग मूवमेंट कर रहे हैं, और ये आगे भी चलती जाएगी, क्योंकि इंडिया में जो लैंग्वेजेस है बहुत सारे जगहों पर अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जा रही है, भाषा अलग है, लोगों का कल्चर अलग है, अलग अलग ट्राइब्स अलग जगह पर उभर के आ रहे हैं, अपना जो डिमांड है वो रख रहे हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रीजनल मूवमेंट्स इन इंडिया। इंडिया में हमने अभी तक देखा है कि रीजनलिज्म में अलग अलग मूवमेंट्स हम देखते हैं। यहाँ पर अलग अलग रीजियन के हिसाब से इंडिया को किस तरीके से बांटा गया है, ये सारी चीज़ें देखा है। लेकिन अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रीजनल मूवमेंट्स इन इंडिया, यानी कि कौन सी वो अलग अलग टाइप्स है जिनको हम इंडिया में देखते हैं, जो रीजनल मूवमेंट हम बेसिकली देखते हैं। यहाँ पर देखा जाता है जो 2 मेजर कैटेगरीज है वो है सेसेशियनिज्म और सेपरेटिज्म। यहाँ पर सेसेशियनिज्म यानी कि जो सेसेशनिस्ट है वो लोग मूवमेंट, उनका जो मूवमेंट है वो बहुत ही बड़ा एक मूवमेंट है। वो बेसिकली डिमांड करते हैं कि उनको एक अलग कंट्री बना दिया जाए, यानी कि वो लोग चाहते हैं कि वो इंडिया से सेपरेट हो जाए और साथ में उनका खुद का एक देश हो। यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे मूवमेंट आज भी चल रहे हैं सेपरेट देश को लेकर। यहाँ पर जो नागालैंड है, नॉर्थ ईस्ट में जो नागालैंड है, वहाँ पर नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है, जो डिमांड करता है सेपरेट नागालैंड कंट्री की। यानी कि वो कहते हैं कि उनका कल्चर जो है वो अलग है, उनका रहन सहन पूरी इंडिया से अलग है, इस वजह से वो एक अलग कंट्री का ही डिमांड करते हैं। साथ साथ हम जम्मू एंड कश्मीर में जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है उनका भी डिमांड देखते हैं कि वो भी चाहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग कंट्री बना दिया जाए। और आसाम में भी जो उल्फा है यानी कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, ये भी चाहता है कि उनको एक सेपरेट कंट्री बना दिया जाए। इस तरीके से सेसेशनिज्म का जो डिमांड है ये भी हम इंडिया में बहुत ज़्यादा देखते हैं। अब देखते हैं सेपरेटिज्म। सेपरेटिज्म एक ऐसा डिमांड है जहाँ पर सेपरेट स्टेटहुड की बात की जाती है, यानी कि एक इंडिया में रहकर ही एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाए। अब तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी है वो बेसिकली सेपरेटिज्म का ही नतीजा है, जहाँ पर हम उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये सारे सेपरेट स्टेट्स को
स्टेट का फॉर्मेशन देखते हैं, ये सेपरेटिज्म है। सेसेशियनिज्म यानी कि सेपरेट कंट्री, हम जब इंडिया का डिवीजन हुआ था 1947 में, वहाँ पर दो कंट्रीज बने थे, एक था इंडिया, दूसरा था पाकिस्तान। ये जो डिमांड है, इस डिमांड को हम सेसेशियनिज्म की तरह देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर सेपरेट कंट्री पाकिस्तान की डिमांड की गई थी। और सेपरेटिज्म यानी कि जहाँ पर स्टेटहुड की बात की जाती है इंडिया के अंदर ही, जैसे उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। अब यहाँ पर और भी रीजियन के बेसिस पे इंडिया में हम डिमांड देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं डिमांड फॉर फुल स्टेटहुड, यानी कि जो भी यूनियन टेरिटोरीज है, आज के टाइम पे हम इंडिया में 8 यूनियन टेरिटोरीज देखते हैं। जो भी यूनियन टेरिटोरीज है वो अपने आपको एक फुल स्टेट में बदलने के लिए डिमांड करती है। हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुत सारे जो यूनियन टेरिटोरीज है वो आज स्टेट्स में बदल गई है। इसके वजह से इंडिया में आज भी हम स्टेट्स का फुल स्टेटहुड का डिमांड हम देखते हैं, क्योंकि यूनियन टेरिटोरी जब होता है वो बेसिकली सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा ही रन किया जाता है। सेंटर गवर्नमेंट ही अपना सारा कानून वहाँ पर लागू करता है। इस वजह से जो यूनियन टेरिटोरीज है वो चाहती है कि उनको एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाए। दिल्ली में भी आज ये डिमांड बहुत जोर शोर से देखा जाता है। यहाँ पर जब अगर हम फुल स्टेटहुड की बात करें तो हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया था फुल स्टेटहुड का मर्यादा। फिर मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सारे जो स्टेट्स है पहले यूनियन टेरिटोरीज थी, बाद में इसको फुल स्टेटहुड का डिमांड फुलफिल कर दिया गया था। फिर देखते हैं हम डिमांड फॉर ऑटोनोमी। ऑटोनोमी यानी कि वो खुद ब खुद अपने राज्य को चलाएंगे। यहाँ पर जो लोग हैं वो बेसिकली सोचते हैं कि उनका जो स्टेट है उसके ऊपर सेंट्रल बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कर रहा है। इस वजह से वो चाहते हैं कि उनको एक फुल ऑटोनॉमी दे दी जाए, यानी कि उनका जो स्टेट है उसको वो ही रन करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होगा। यही भी एक तरीके का रीजनलिज्म ही है। फिर हम देखते हैं डिमांड फॉर रीजनल ऑटोनॉमी विद इन ए स्टेट, यानी कि एक स्टेट में अपने रीजियन को एक अलग तरीके का पावर दे दिया जाए। या वो सोचते हैं कि उनका जो कल्चर है वो अलग है, उनका रीजियन को वो ही सिर्फ डेवलप कर सकते हैं। इस वजह से वो लोग चाहते हैं कि वो लोग स्टेट के अंदर ही उनको एक रीजनल ऑटोनॉमी दे दी जाए, जो अपने डेवलपमेंट खुद करेंगे और वो स्टेट से थोड़ा सेपरेट रहेंगे। यहाँ पर अब तक हमने देखा है कि क्या क्या इंडिया में रीजनलिज्म किस तरीके से डेवलप हुआ है, अलग अलग जगहों पर किस तरीके का रीजनलिज्म है, और साथ साथ हमने देखा है कि रीजनलिज्म का अलग अलग टाइप्स क्या रहा है इंडिया में। अब हम देखते हैं इम्पैक्ट्स ऑफ रीजनलिज्म के बारे में। यहाँ पर हम पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर ओवरऑल ऑल वर्ल्ड में किस तरीके का रीजनलिज्म का इफेक्ट देखते हैं वो देखेंगे। पहले हम देखते हैं पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ रीजनलिज्म। यहाँ पर पॉजिटिव इफेक्ट में हम देखते हैं लोकल डेवलपमेंट, सेंस ऑफ प्राइड और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। लोकल डेवलपमेंट यानी कि रीजनलिज्म के वजह से किसी एक एरिया, लोकल एरिया का बेहतरी होते हैं, वहाँ का जो लोग होते हैं वो एक साथ इकट्ठा रहते हैं और अपनी भलाई के लिए काम करते हैं। फिर यहाँ पर हम सेंस ऑफ प्राइड देखते हैं, यानी कि जो भी रीजन के लोग हैं वो अपने आप को बेहतर मानते हैं। वो लोग अपने जो रूट्स है, अपने जो कल्चर्स है उससे जुड़े हुए होते हैं, जिसके वजह से उनके बीच में एक सेंस ऑफ प्राइड बनी रहती है। इसके वजह से भी हम रीजनलिज्म देखते हैं और रीजनलिज्म के वजह से ये सेंस ऑफ प्राइड भी बहुत बेहतर होता है और लोग अपने आप को एक बहुत बेहतर इंसान समझने लगते हैं। फिर है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इंडिया में लोगों के बीच में कोऑपरेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर एक स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो भी लोग हैं उनके बीच में कोऑपरेशन होना ज़रूरी है। ये रीजनलिज्म के वजह से लोगों के बीच में कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जिसके वजह से जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ गवर्नमेंट तैयार करती है उसको भी मदद मिलता है कि वो किस तरीके का पॉलिसीज़ बनाए और लोग इसको इम्प्लीमेंट करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव इफेक्ट्स के साथ साथ हम रीजनलिज्म का बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स भी देखते हैं। यहाँ पर हमने अभी तक बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स देखे हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक नेगेटिव इफेक्ट्स भी हमें जानना होगा। जैसे नेगेटिविटी इन नेशनल यूनिटी, यानी कि इंडिया जो एक कंट्री है, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग रिलीजियन
लैंग्वेजेस बोली जाती है यहाँ पर। इस वजह से इंडिया का जो नेशनल यूनिटी है रीजनलिज्म के वजह से बहुत ही एक नेगेटिवली अफेक्ट हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं हम, लैंग्वेज के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, अलग अलग रीजन के बेसिस पे। खासकर जो नॉर्थ ईस्ट है इसको बाकी स्टेट्स के मुकाबले थोड़ा डिफरेंशियल ट्रीट किया जा रहा है। यहाँ पर इंडिया का जो नेशनल यूनिटी है रीजनलिज्म के वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। फिर यहाँ पर हम रीजनलिज्म के वजह से वोट बैंक पॉलिटिक्स देखते हैं। हर जगह पर अपना एक रीजन के लिए एक पार्टी तैयार हो जाती है जो उनके सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करेगी, जिसके वजह से जो इंडिया का नेशनल इंटीग्रेशन है ये बहुत ही वीक होती जा रही है। जिसके वजह से आजकल हर कोई वोट के लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स करता है, रीजनलिज्म का यूज़ करता है ये पॉलिटिक्स में, ताकि वो सत्ते में रहे, उसका पास पावर हो। इसी तरीके से इंडिया का जो नेशनल इंटीग्रेशन है ये भी बहुत वीक हो रहा है वोट बैंक पॉलिटिक्स के वजह से। फिर है वीकनिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि इंडिया का जो मेन कॉन्सेप्ट है जो नेशनल मूवमेंट के टाइम से ही चला आ रहा है, जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि अलग अलग डाइवर्स लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजियन बोले जाने के बावजूद भी इंडिया में एक यूनिटी बनी हुई है। और ये रीजनलिज्म के वजह से ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही वीक हो जा रहा है। ये आजकल पॉजिटिव मैनर में यूज़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम इंडिया में बहुत सारे डिफरेंसेस देखते हैं, लोगों के बीच में भेदभाव भी देखते हैं ये रीजनलिज्म के वजह से। फिर देखते हैं हम कंट्रीज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। इंडिया का जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है ये रीजनलिज्म के वजह से नेगेटिवली इम्पैक्ट आ रहा है, और साथ साथ इसमें इंडिया का जो यूनिटी और इंटीग्रेशन है इसको भी बहुत ज़्यादा थ्रेट है रीजनलिज्म के वजह से। रीजनलिज्म के वजह से इंडिया में लोगों के बीच में आज यूनिटी इतना ज़्यादा नहीं है जो पहले हम देखते थे। फिर इंटीग्रिटी, हर कोई अपने अपने कल्चर को बेहतर मान रहा है, हर कोई अपने अपने रीजन को बेहतर मान रहा है। इस वजह से लोगों के बीच में एक इंटीग्रिटी भी नहीं है, जहाँ पर लोग अपने आप में खुद में ही बटे जा रहे हैं, जिसके वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट के द्वारा ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं नेक्स्ट क्लासेस किस तरीके से करूं। तो आज के क्लास को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।